साइमन कमीशन की जो रूट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था उसमें एक प्रोविज़न ये डाला गया था कि 10 साल बाद एग्जामिन किया जाएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो उसी के हिसाब से जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा या जो रिफॉर्म होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होगा, वो किया जाएगा। तो इसीलिए जो साइमन कमीशन आया था 1928 में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही आया था। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बोला गया था कि 10 साल बाद आएगा, तो उस हिसाब से तो 1929 में आना चाहिए था। लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कशन चालू हो गया था 1927 में ही, और इंडिया में ये 3 फरवरी 1928 को आ गया। तो इतना जल्दी इसके आने का क्या कारण था? इसका जल्दी आने का कारण ये था कि जो यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स हुए थे उनका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ली कमेटी बनाई गई थी, ली कमीशन था, लिंडगो कमीशन था, इसी तरह से एक और कमीशन था। तो इन सारे कमीशंस का कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिला था। एग्रीकल्चर में क्राइसिस था, उसके बाद एक बर्किन हेड था, वो सेक्रेटरी था, लॉर्ड बर्किन हेड। वो ये बोलता था, सीधे बोलता था खुला खुला कि इंडियंस में वो कैपेसिटी है ही नहीं कि वो अपने लिए संविधान बना सकें या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर सकें। उसके बाद से वो तो बोलता ही था, साथ में कुछ इंडियंस भी, इंडियन पॉलिटिशियंस भी ऐसे थे जो उसका सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि हाँ, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, आप ही हमारे लिए संविधान बना के दो। तो कुछ यही कारण थे कि वो जिसको 1929 में आना चाहिए था वो 1928 में ही आ गया। दूसरा ये था कि इसमें सारे के सारे मेंबर्स वाइट थे, मतलब सारे ब्रिटिशर्स थे। संविधान बनाया जाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाना है भारतीयों के लिए, लेकिन जो सारे मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। 7 मेंबर्स थे इसमें। और इसको साइमन कमीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो 7 मेंबर्स थे उसमें जो चेयर कर रहा था वो लॉर्ड साइमन नाम का एक आदमी था, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोलते हैं। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। अब देख लेते हैं कि साइमन कमीशन के आने के बाद इंडियंस का रिस्पांस क्या रहा था। तो अगर ओवरऑल रिस्पांस देखा जाए तो इंडियन का रिस्पांस यही था कि वो बायकॉट करने के लिए आगे आए थे। बायकॉट करने का उनके पीछे लॉजिक यही था कि इंडियंस के लिए रिफॉर्म कर रहे हो और इंडियंस के लिए कानून बनाने जा रहे हो और कोई भी इंडियंस मेंबर उसमें नहीं है। मेन कारण यही था कि इंडियंस को एक्सक्लूड करके आप इंडियंस के लिए कानून नहीं बना सकते हो। पहला तो कारण यही था। दूसरा, कांग्रेस का क्या रिस्पांस था? कांग्रेस का रिस्पांस था कि कांग्रेस ने भी बाइकआउट करने के लिए सेशन ऑर्गेनाइज किया था। 1927 में मद्रास में सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था कांग्रेस का। एम ए अंसारी इसको चेयर कर रहे थे इस सेशन को। उसमें सबका ओवरऑल डिसीजन ये निकल के आया था कि इस साइमन कमीशन को, या जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन आ रहा है, उसको हम बाइकआउट करेंगे। फिर जो लिबरल्स हिंदू महासभा के थे लोग, उन्होंने भी इसका बाइकआउट किया था। मुस्लिम लीग जो जिन्ना के अंडर में थी उसने भी इसका बाइकआउट किया था। लेकिन मुस्लिम लीग का एक और दूसरा फैक्शन था मोहम्मद शफ़ी के अंडर में, उसने सपोर्ट किया था इनका। फिर किन लोगों ने बाइकआउट नहीं किया था? उसमें थे यूनियनिस्ट, पंजाब के थे, इन्होंने बाइकआउट नहीं किया था। फिर एक जस्टिस पार्टी थी मद्रास की, उसने भी बाइकआउट नहीं किया था। अब ये देख लेते हैं कि जब साइमन कमीशन आया तब क्या रिस्पांस था। जब साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया मुंबई पे, तब मास रैलीज निकाली गई, हड़ताल किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इसमें सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि इसमें यंग लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। पहली बार कुछ ऐसे यंग लीडर्स थे जो इंडिया की कमान को संभालने वाले थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, यंग थे उस समय। फिर सुभाष चंद्र बोस भी काफ़ी यंग थे। इन ये 2 लीडर उभर के आए इसी साइमन कमीशन के विरोध में। इन 2 लीडरों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिया था।
फिर साइमन कमीशन जहाँ जहाँ भी गया उसका विरोध होता गया। जवाहरलाल नेहरू एंड गोविंद वल्लभ पंत वर बीटन अप इन लखनऊ, और इसी तरह से लाला लाजपत राय भी, उनको उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं पंजाब में, उनकी वो भी शहीद हो गए, उनकी डेथ हो गई। अब ये देख लेते हैं कि साइमन कमीशन का इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ा था। सीधे सीधे यही प्रभाव पड़ा था कि जब लॉर्ड बर्किनहेड ने, जो सेक्रेटरी था, उसने ये चैलेंज कर दिया था कि इंडियन तो इतने कैपेबल ही नहीं कि वो अपने लिए संविधान बना सकें या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर सकें। तो सीधा सीधा चैलेंज हो गया था ये। तो कुछ जो पॉलिटिशियन थे उस समय के, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, कैपेसिटी हमारे पास है। तो उन्होंने इस बात को ईगो पर ले लिया, और यहीं से धीरे धीरे स्टार्टिंग हो गई संवैधानिक सुधार की। और कांग्रेस को नया मुद्दा भी मिल गया। कांग्रेस इतने दिन से मुद्दा ढूंढ रही थी, तो उसको भी मुद्दा मिल गया कि अब मास मोबिलाइजेशन किया जाएगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसका भले ही कोई प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन एक प्रभाव इतना जरूर पड़ गया कि सुधार की जो गति थी वो स्टार्ट हो गई। जो संवैधानिक सुधारों की गति थी या इंडियंस की जो डिमांड थी वो अब बढ़ने लगी स्वतंत्रता की ओर। अब देख लेते हैं साइमन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, वो क्या क्या थे। तो पहला रिकमेंडेशन यही था उनका कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको बढ़ा दो, उसको रिटेन रखो और उसको बढ़ा भी दो। दूसरा ये था कि बलूचिस्तान और सिंध को लोकल लेजिस्लेचर दिया जाना चाहिए, और इनको सेंटर में भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। फिर एक ये था कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाना चाहिए, और जो बर्मा है, बर्मा को इंडिया से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार जो सिंध है और जो बर्मा है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेचुरल पार्ट नहीं थे। उनके अनुसार इंडियन आर्मी को इंडियनाइज्ड कर देना चाहिए, डायरकी को फिनिश कर देना चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर देना चाहिए प्रोविंसेस में, और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से कानून बना सकें, और गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए या उसको डिस्क्रिशनरी पावर देना चाहिए कि वो इंटरनल सिक्योरिटी को देख सके। इसी तरह से और भी रिकमेंडेशंस थी, जैसे हाई कोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कर देना चाहिए। इस रिपोर्ट ने पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंट्रल लेवल पर रिजेक्ट किया।